हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा होता है जहां पर फिंगरप्रिंट्स जैसे ही प्रिंट्स होते हैं? क्या आप कभी सोच सकते हैं कि लंबी दाढ़ी रखने की वजह से किसी की मौत भी हो सकती है? इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जिसकी असेंबली पेपरलेस हो गई है? अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिल्पा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू फैक्ट साइट्स। दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो, सो और टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स डिग इनटू द वीडियो एंड प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि हम आप तक लाएंगे इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और फैक्ट्स का भंडार, बिकॉज वी हैव गॉट इट राइट। फैक्ट नंबर 1। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है तो आप में से बहुत से लोग जवाब देंगे ईमेल, पोस्ट, टेलीग्राफ एक्सेट्रा। नॉर्मल ऑन ग्राउंड पोस्ट ऑफिस तो सबने देखे होंगे, बट अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस भी है जो कि फुल्ली फंक्शनल है और अंडर वाटर है, यानी कि पानी के नीचे है, तो आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और ये पोस्ट ऑफिस है वेनुआटू पोस्ट, जो कि नेशनल पोस्ट है वेनुआटू का, और ये स्टिल फुली फंक्शनल है, जो कि दुनिया का पहला अंडर वाटर पोस्ट ऑफिस है विच वाज ओपनड इन द ईयर 2003। वेनुआटू अपने आप में एक कंट्री है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, जिसमें 13 प्रिंसिपल मतलब मेन या बड़े और बाकी बहुत से छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। वेनुआटू को इंडिपेंडेंस मिली थी 1980 में। उससे पहले वेनुआटू को फ्रांस और यूके जॉइंटली मैनेज करते थे। तो है ना कमाल की इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, चलते हैं फैक्ट नंबर 2 की तरफ। जब भी किसी इंसान से उसकी हॉबीज़ पूछो तो 10 में से 6 लोग कहते हैं कि उन्हें बाकी सब चीज़ों के साथ साथ बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि बुक वर्ड अपने आप में एक अब्रीविएशन है, यानी कि इसकी भी एक फुल फॉर्म है। जैसे कि न्यूज़ की फुल फॉर्म नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है, वैसे ही बुक की भी एक फुल फॉर्म है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ बुक की फुल फॉर्म क्या है। फ्रेंड्स, बुक की फुल फॉर्म है बिग ओशन ऑफ नॉलेज। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, चलते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। फ्रेंड्स, कैंडी क्रश सागा गेम का नाम तो हम सब ने सुना है। इस गेम की सबसे अच्छी बात ये है कि ये गेम किसी भी एज लिमिट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। बड़े हो या छोटे, इस गेम को सभी बड़े चाव से खेलते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि इसके ऑनर कौन है और इस गेम का पर डे रेवेन्यू कितना है? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, इसके ओनर हैं रिकार्डो ज़कोनी, जो कि को फाउंडर हैं किंग के, द कंपनी बिहाइंड कैंडी क्रश। कैंडी क्रश, जो कि एक हाईली एडिक्टिव पजल गेम है, इसे लोग 600 मिलियन बार दिन में खेलते हैं, जो कि एक ह्यूज $633,000 पर डे का रेवेन्यू जनरेट करती है, अकॉर्डिंग टू मोबाइल गेमिंग मोनेटाइजेशन कंपनी थिंक गेमिंग। ये गेम ऐप स्टोर पर नंबर 3 की पोजीशन पर है। सो फ्रेंड्स, चौंक गए ना इतनी अर्निंग देखकर? ठहरो, अभी और भी फैक्ट्स हैं लिस्ट में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। फैक्ट नंबर 4। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको पूछूं कि आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है तो आप में से मैक्सिमम लोग कहेंगे कि कॉफ़ी। कॉफ़ी की भीनी महक और एक चुस्की ही आपको तरोताज़ा करने के लिए काफ़ी है। कॉफ़ी के दीवानों को तो कॉफ़ी से जुड़ी हर बात दिलचस्प लगती है। विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक कॉफ़ी का उत्पादन अमेरिका में होता है, जिसके बारे में माना जाता है कि हर 5 में से 4 लोग कॉफ़ी की चुस्कियों से अपनी आंखें खोलना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉफ़ी की हिस्ट्री क्या है? कॉफ़ी कहाँ से आई और इसकी खोज किसने की? चलिए, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आपको बताते हैं कि कॉफ़ी कहाँ से आई। दरअसल कॉफ़ी की खोज अराउंड 850 सीई में एक खालिद नाम के आदमी ने की थी, जो कि एक चरवाहा था। एक बार बकरियां चराते हुए उसने नोटिस किया कि उसकी बकरियां किसी झाड़ी के लाल जामुन यानी बेरीज खा रही हैं
और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो रही हैं और कूदने लग पड़ी हैं। तो उसने वो फ्रूट या बेरीज खुद खाया और उसे भी वही सेम फील हुआ। उसने वो बेरीज एक इस्लामिक मॉन्क को, जो कि एक नियर बाय सूफी मोनास्ट्री में था, उसे दिखाई, बट मॉन्क ने रिफ्यूज़ कर दिया और उन बेरीज को आग में फेंक दिया, जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। और ये देखकर दोनों हैरान रह गए। उसके बाद उन्होंने उन बीन्स को गर्म पानी में घोलकर पिया, जो कि दुनिया का पहला कॉफ़ी का कप था। यहीं से हुई कॉफ़ी की शुरुआत। सो फ्रेंड्स, किन लोगों को ये कॉफ़ी की हिस्ट्री पहले से पता थी? प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट बॉक्स। सो फ्रेंड्स, चलते हैं फैक्ट नंबर 5 की तरफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है ह्यूमन बॉडी में जो कि ट्विन्स में भी सेम नहीं होती है, तो आप फटाफट से कह दोगे कि फिंगरप्रिंट्स। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके फिंगरप्रिंट्स ऑलमोस्ट ह्यूमंस के जैसे होते हैं, तो आप शायद चक्कर में पड़ जाओगे। सोचो सोचो और सोचो। नहीं आया दिमाग में? चलो हम ही बता देते हैं। वो होते हैं कोआलास। कोआलास एक ऐसे अनोखे जीव होते हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स ह्यूमंस के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं। तो फ्रेंड्स, मूव होते हैं हमारे फैक्ट नंबर 6 की तरफ। फैक्ट नंबर 6 है मार्क टी वैंड ही से रिलेटेड। फ्रेंड्स, क्या आपने ये नाम सुना है? ऑफ कोर्स सुना होगा रिसेंटली न्यूज़ में, बट इसके बारे में डिटेल शायद कुछ ही लोगों को पता होगा, क्योंकि मार्क टी वैंड ही एक रिटायर्ड यूनाइटेड स्टेट आर्मी ऑफिसर हैं, जो कि करंटली नासा के एस्ट्रोनॉट हैं। एस्ट्रोनॉट, क्या आपको एस्ट्रोनॉट नहीं पता? एस्ट्रोनॉट वो इंसान होते हैं जो अंतरिक्ष यानी स्पेस में जाकर स्पेस की दुनिया का पता लगाने का काम करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मार्क थॉमस वैंड ही ने ऐसा क्या किया जो हम आपको इनके बारे में बता रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि मार्क टी वैंड ही एक स्पेस को स्टडी करने के मिशन पर थे, जो कि स्पेस में 355 डेज स्पेंड करने के बाद वापस धरती पर लौटे हैं, और उन्होंने पिछली सबसे लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है। नासा के एस्ट्रोनॉट मार्क टी वैन ही को स्पेस में भेजा गया या लॉन्च किया गया था अप्रैल 9, 2021 को on Soyuz MS-19 spacecraft along with two more cosmonauts. He touched down on Earth on 30th March 2022 in the remote area of Kazakhstan. अगर अब आपसे पूछे कोई कि मार्क टी वैन ही और उनके स्पेस मिशन के बारे में, तो आपके पास पूरी नॉलेज होगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे फैक्ट नंबर 7 की तरफ। फ्रेंड्स, आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि मूछें हों तो नथुलाल जैसी, पर अगर वही मूछें और दाढ़ी किसी की मौत का कारण बन जाए तो आपके लिए शायद यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, और आप ये भी सोचोगे कि ये पॉसिबल कैसे है कि किसी की मूछें या दाढ़ी किसी की मौत की वजह कैसे हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये बिल्कुल हो सकता है और हुआ भी है। ये हुआ है 1567 में एक आदमी जिसका नाम था हांस स्टिनिंगर के साथ, जो कि मेयर थे ऑस्ट्रिया के ब्रूनो शहर के। क्या सोचा आपने कि ये शहर का नाम आपने पहले भी सुना है और सुना सुना लगता है? जी हाँ, सही सोचा आपने, ये हिटलर की बर्थ प्लेस भी है। चलिए आते हैं स्टिनिंगर पर। स्टिनिंगर अपनी लंबी दाढ़ी के लिए जाने जाते थे। उनकी दाढ़ी 4.5 फुट लंबी थी। यूजुअली तो स्टिनिंगर अपनी दाढ़ी या फेशियल हेयर को काफ़ी नीटली टक करके रखते थे अपनी पॉकेट में, फिर भी उनकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि जो ज़मीन पे पड़ी रहती थी, और वो नहीं चाहते थे कि कोई ऊपर पैर रखे और गिर जाए। लेकिन एक दिन 28 सितंबर 1567 को अनफॉर्चुनेटली उनके शहर में आग लग गई, और जब आग लगती है तो अफरा तफरी तो हो ही जाती है, और ठीक वैसा ही हुआ। और हांस स्टिनिंगर, जो कि शहर के मेयर थे उस टाइम, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के कंधों पे थी। इस
अफरा तफरी में उनकी दाढ़ी उनके पॉकेट से बाहर आ गई और ऑफ कोर्स शहर जल रहा था, तो उन्हें वक्त नहीं मिला उसे वापस टक करके पॉकेट में डालने का। वहीं से उनका खराब टाइम शुरू हो गया, जबकि वो एक बिल्डिंग की ऊपर वाली स्टोरी की सीढ़ियों पर खड़े थे और अफरा तफरी में उनका पैर स्लिप होकर अपनी ही दाढ़ी पर आ गया। वो गिरते गिरते ऊपर की सीढ़ियों से नीचे आने लगे। इसी बीच उनके गर्दन की हड्डी टूट गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पर जो उस शहर के लोग थे वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए जब उन्हें दफनाया गया तो उनकी दाढ़ी को काट कर एक लंबे से ग्लास केस में शहर के एक हिस्टोरिकल म्यूज़ियम में रखा गया है, ताकि जो भी टाइम हांस टिनिंगर ने अपनी दाढ़ी बढ़ाने में लगाया वो व्यर्थ ना चला जाए। और उनकी दाढ़ी को केमिकली भी प्रिजर्व किया गया है ताकि वो कभी ख़राब ना हो। और पिछले 450 सालों से काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ विज़िट करते हैं, तो उस डेडली फेशियल हेयर को देखने ज़रूर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये जानकारी आपको? और अगर आपसे कोई पूछे कि ये रोचक जानकारी आप लाते कहाँ से हो, तो उन्हें हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा और उन्हें भी लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने को ज़रूर बोलिएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट टू फैक्ट नंबर 8। हमारा आज का फैक्ट नंबर 8 रिलेटेड है स्विट्ज़रलैंड से। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड एक पहाड़ी नुमा सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है जो कि घिरा है बहुत ही सुंदर एल्प्स से, गांव से और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत झीलों से। फ्रेंड्स, यहाँ की स्विस वॉचेस और चॉकलेट्स वर्ल्ड रिनाउंड हैं। पर फ्रेंड्स, ये तो बात रही स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती की और वहाँ की अपनी स्पेशलिटी की। बट फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि स्विट्ज़रलैंड में एक पूरा दिन इंडिया को डेडिकेट किया जाता है, तो यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। बट ये सच है मेरे दोस्तों। स्विट्ज़रलैंड में हर साल साइंस डे मनाया जाता है 26 मई को, जो कि हमारे प्रेसिडेंट लेट एपीजे अब्दुल कलाम सर को डेडिकेट किया जाता है। उनकी वास्ट एक्सपर्टीज़ साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में स्विस गवर्नमेंट हर साल ये दिन मनाती है मिसाइल मैन यानी अब्दुल कलाम सर को ऑनर करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर कलाम एक साइंस एंथुसियास्ट थे और इवन उन्हें कंसीडर किया जाता था एज फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, जो कि काफ़ी इंडियंस और स्विस साइंटिस्ट के लिए इंस्पिरेशन है। Kalam sir was the first Indian head of state visiting Switzerland after a gap of more than 30 years. तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का फैक्ट नंबर 9 रिलेटेड है श्रीलंका क्राइसिस से। श्रीलंका को जब से आज़ादी मिली है 1948 में, तब से ही श्रीलंका इज़ गोइंग थ्रू इट्स वर्स्ट इकोनॉमिकल क्राइसिस। वहाँ पे डेली का सामान लाइक खाना, मेडिसिन्स, पेट्रोल, उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा आसमान को छूने वाले हैं। यहाँ पर चावल यानी राइस 500 रुपीज़ केजी हैं और चीनी 290 रुपीज़ पर केजी हैं। वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा पावर कट्स का सामना करना पड़ता है, लाइक फॉर 7 to 8 आवर्स। वहाँ के लोगों को काफ़ी देर तक लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है अपना ज़रूरत का सामान लेने के लिए। ट्रूप्स जो कि हैं वहाँ पे वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं स्ट्रेट रन फ्यूल स्टेशंस पे, ताकि इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। बट फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें अराइज कहाँ से हुई, इनकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए मैं आपको आज वो रीजंस बताती हूँ जिनकी वजह से आज श्रीलंका की ये हालत है। फ्रेंड्स, सबसे पहला रीज़न जो श्रीलंका की इस हालत का जिम्मेवार है वो है उसका फॉरेक्स रिजर्व का ख़त्म होना, यानी विदेशी मुद्रा भंडार का ख़त्म होना। अब आप पूछोगे ये विदेशी मुद्रा भंडार क्या है या फॉरेक्स रिजर्व क्या है और इससे क्या होता है? तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बता देती हूँ शॉर्ट में। फॉरेक्स रिजर्व होता है कैश और बाकी सारे रिजर्व एसेट्स जैसे कि गोल्ड, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिजर्व करेंसी लाइक फॉरेन बैंक नोट्स।
का काम होता है क्राइसिस या ज़रूरत के टाइम पर शॉक मैनेजमेंट करना। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होती हैं और इनके ख़त्म होने से क्या नुकसान हो सकता है। और श्रीलंका जो कि एक हेवली इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशन है, ऐसे में उसके पास सिर्फ $2 बिलियन की रिजर्व्स ही बची हैं। रिसेंटली वहाँ पे एग्जामिनेशंस कैंसिल कर दिए गए स्कूल में ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इंक एंड पेपर। रीज़न नंबर 2, श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा ने माना कि कंट्री को $10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है और इसका रूट कॉज है इसके घटते फॉरेक्स रिजर्व्स। इन एडिशन टू दिस, श्रीलंका पर फॉरेन डेब्ट ऑब्लिगेशंस हैं $7 बिलियन के, इंक्लूडिंग $1 बिलियन के सोवरेन बॉन्ड्स जो कि उन्हें रीपे करने हैं बाय द जुलाई ऑफ दिस ईयर। Reason number 3. The third main reason for the crisis is the collapse of its tourism industry, जो कि नियरली था 10% श्रीलंका की टोटल जीडीपी का, टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। फोर्थ रीज़न इज़ ऑफ कोर्स द पेंडेमिक। कोविड काल में तो काफ़ी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ ने भी सफ़र किया है, तो नो डाउट श्रीलंका जो कि पहले से ही इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था वो से बच जाता। पैंडेमिक और एस्टर बॉम्बिंग्स ने मिलकर श्रीलंका का टूरिज्म इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, जो कि है $7.5 बिलियन इन 2019 टू $2.8 बिलियन लास्ट ईयर। रीज़न नंबर 5, फिफ्थ रीज़न इज़ ऑफ कोर्स द यूक्रेन क्राइसिस। श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट रशिया और यूक्रेन से विज़िट करते थे, जो कि अब ऑफ कोर्स नील के बराबर हैं। श्रीलंका अपनी टी यानी कि चाय एक्सपोर्ट करता था इन दो देशों को और उनसे सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का तेल इंपोर्ट करता था, जो कि आज के वॉर के सिनेरियो में जो कि तेल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा स्पाइक हो गई हैं, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चीज़ें मुश्किल हैं। श्रीलंका ने लास्ट ईयर एक इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर की थी टू कंट्रोल फूड सप्लाई अमिड सोरिंग इन्फ्लेशन, और इन सब चीज़ों का असर इंडिया पर भी पड़ेगा क्योंकि श्रीलंकन रेफ्यूजीज़ तमिलनाडु के थ्रू इंडिया में भी आएंगे। सो फ्रेंड्स, श्रीलंका से रिलेटेड ये फैक्ट्स मैं यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप श्रीलंका क्राइसिस पर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट फैक्ट यानी फैक्ट नंबर 10 की तरफ। फैक्ट नंबर 10 रिलेटेड है पेपर से यानी कागज़ से। फ्रेंड्स, हम डेली लाइफ में ये वर्ड पेपर कितना यूज़ करते हैं, बट कुछ ही लोगों को पता होगा कि पेपर भी एक एब्रिविएशन है। जी हाँ, सही सुना आपने, पेपर की भी एक फुल फॉर्म होती है। तो चलिए आज आपको बताती हूँ कि पेपर की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स रिपोर्ट। क्यों फ्रेंड्स, हैरान रह गए ना? तो चलिए फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड आपको एक बोनस फैक्ट भी बता देती हूँ। इंडिया में एक स्टेट की असेंबली ने बिल्कुल पेपरलेस होने का फैसला लिया है और उसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। तो बता दूं कि नागालैंड ने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट असेंबली इन द एंटायर कंट्री जिसने इम्प्लीमेंट किया है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा प्रोग्राम को, जो कि कम्प्लीटली पेपरलेस है। उनकी ऑनगोइंग बजट सेशन में उन्होंने एक टैबलेट यानी जिसे हम ई बुक भी कह सकते हैं उसे रखा है हर एक टेबल पे, जो कि 60 मेंबर्स की असेंबली है। इस बात की जानकारी उनके यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर कर बताई थी। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी फर्स्ट वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुंच जाए। और हाँ, एक बात और, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप किस टाइप की फैक्ट वीडियोस देखना पसंद करेंगे, एक सिंगल फैक्ट डिटेल में या कि शॉर्ट रैंडम फैक्ट्स पर। सो this is Shilpa signing off from Fact Sites. Thank you so very much for watching our video and you've been a lovely audience. Bye bye. Take care. See you in the next video.